अब आगे बढ़ते हैं। 119 विधानसभा सीट, 2290 कैंडिडेट और 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता। किसको तेलंगाना का निजाम सौंपेंगे? तेलंगाना में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ये सवाल और भी बड़ा हो रहा है। इस बीच राजनीतिक रणबांकुरों के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। सत्ता की लड़ाई पर्सनल अटैक तक पहुंच गई है। शनिवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी का यार बताया था, जिस पर अब ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी सियासत आसमान पकड़ रही है। तेलंगाना की चुनावी टक्कर, ओवैसी वर्सेस राहुल, बयानबाजी भयंकर। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था। तो याद रखो, किसी का फर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। सबकी अपनी ठपली, अपना राग, अंदर खाने कौन किसके साथ। केसीआर और मोदी और एमआईएम, ये तीनों दोस्त हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी केसीआर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएगी, केसीआर राहुल बाबा को वहाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे? हैदराबादी कुर्सी की लड़ाई पर्सनल अटैक तक आई। अब इनकी बहन आकर बोलती है, ओवैसी जी खाली 9 सीट लड़ रहे हैं। अरे 110 छोड़ दिया ना अम्मा आपके लिए। मैं प्रचार पराक्रम का आखिरी चरण, कौन जीतेगा चुनावी रण? कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। मोदी जो झूठ बोलते गए, वही केसीआर कंटिन्यू करते गए। जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना की जनता के साथ नहीं था। अब की बार किसका निजाम? वैसे तो तेलंगाना में लड़ाई सत्ता की है, जिसके लिए कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी समेत कई पार्टियां मैदान में हैं। लेकिन महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम की चर्चा बहुत हो रही है। तेलंगाना के चुनावी समर में एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच ठन गई है। बयानबाजी के पीछे की एक वजह तेलंगाना के धार्मिक समीकरण भी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है? पीछे से केसीआर की मदद कर रही है। ఇప్పుడు బీజేపీ పని అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కేసీఆర్ కి భయం మొదలు పెట్టింది और केसीआर बीजेपी की मदद कर रहा है। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है एमआईएम। जहां भी देखो कांग्रेस को तंग करने लग जाते हैं, और ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పని చేస్తున్నారు। और असदुद्दीन ओवैसी की जबान शोले उगल रही है। जहां पर आए दिन हमारे बच्चों को
किसी झूठे इल्जाम में उठाकर जेल को भिजा दिया जाता था, कभी रात के अंधेरे में हमारे घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते थे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मजलिस के हक में अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करिए। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, तो मजलिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, मुझे पूरा टूट यकीन है आपके इत्तेहाद पर कि आप अपने इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं देंगे। वैसे तो तेलंगाना की चुनावी चक्रव्यूह में मुकाबला सत्ताधारी बीआरएस और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन चुनावी मंच से राहुल गांधी के एक बयान ने असदुद्दीन ओवैसी को सियासी चर्चा के लिए केंद्र में ला दिया है। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे एमआईएम टिकट दे देती है। उनकी एमएलए की लिस्ट आप देखो तो सारे के सारे एमएलए बीजेपी की मदद करने के होते हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां हमारे को तंग करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए एमआईएम खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी ने ये बयान तेलंगाना के संगारेड्डी में आयोजित सभा में दिया, जिस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पारा चढ़ गया है। अमेठी आपकी सहेली नहीं बनी, स्मृति ईरानी को सहेली बना लिया, तो क्या इसमें कांग्रेस की हथेली है या किसी और की पहेली है? राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। अब अगर हैदराबादी छिछोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। राहुल और ओवैसी के बीच जारी इस जंग के पीछे तेलंगाना के धार्मिक समीकरण हैं, जो पिछले 2 चुनावों में केसीआर की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। खास बात यह है कि बीआरएस के पक्ष में धार्मिक समीकरणों को लाने में असदुद्दीन ओवैसी का रोल बड़ा रहा है। दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 45 लाख है, जो कि तेलंगाना की कुल आबादी का करीब 13% है, और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 45 सीट पर निर्णायक भूमिका रखते हैं। एक तथ्य ये भी है कि तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सिर्फ हैदराबाद सिटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती है, बाकी सीटों पर बीआरएस का समर्थन करती है। मौजूदा चुनाव में भी यही सियासी सूरत है। ओवैसी की पार्टी 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये सभी सीट ग्रेटर हैदराबाद में आती हैं। जाहिर तौर पर केसीआर को ओवैसी का समर्थन बीआरएस के लिए फायदेमंद हो सकता है। नतीजा तेलंगाना में कांग्रेस, केसीआर और बीजेपी के साथ साथ ओवैसी को भी निशाना बना रही है। पहले तेलंगाना में बीजेपी के लोग छाती फैला के घूमते थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए। अब क्या हो रहा है? अब ये तीनों पार्टियां, बीजेपी, केसीआर और एमआईएम एक साथ मिल गई हैं। यानी कांग्रेस को यकीन हो चला है कि मुस्लिम वोट बैंक पर एआईएमआईएम की पकड़ उसके लिए तेलंगाना की सत्ता का रास्ता बंद कर सकती है, क्योंकि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार कांग्रेस बीआरएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल तो बने, लेकिन सत्ता की रेस में बहुत पीछे छूट गए। 119 विधानसभा वाले तेलंगाना में कांग्रेस को 2014 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 21 सीट मिली। वहीं 2018 में कांग्रेस का विजयी अभियान 19 सीट पर ठहर गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2.71% वोट मिले थे। इसके अलावा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी एआईएमआईएम कांग्रेस के लिए चुनौती बनती रही है, जिस पर अब कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच तनातनी साफ दिखाई दे रही है। हमने शुरुआत में वायदे किए हैं, 6 वायदे किए हैं, और ये सिर्फ वायदे नहीं हैं, ये गारंटी हैं, और इन गारंटी को हम पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारा चीफ मिनिस्टर कानून बनाएगा।
कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह पहले बोलते थे ऐसा कर रहे, मगर जब काम मजलिस करा चुकी है ज़मीन के ऊपर, आपको इनका कामों को सामने रखकर 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। कर लो राहुल गांधी, कुछ तो कर लो। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे पे क्यों निकाल रहे हो? अभी भी वक्त है। देखो, एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है। आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? मतलब AIMIM भले ही तेलंगाना की 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस, BRS और बीजेपी जैसी पार्टियों के बीच माना जा रहा है, लेकिन चुनावी समर में ओवैसी की भूमिका अहम हो चली है। ओवैसी का आरोप है कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और केसीआर का गठजोड़ है। कांग्रेस का आरोप है केसीआर, ओवैसी और बीजेपी एक साथ हैं। आरोपों वाली सियासत के बीच बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस आक्रामक है। रैलियों का रेला है, सियासत के सूरमाओं का मेला है और बयानों की शक्ल में विवादों का खेला है। ఏప్రిల్ 1 విడుదలనట ఎవరు నుల్లు బనాయిస్తుంది? ఏప్రిల్ 1 అంటే అందరికీ తెలుసు, ఫూల్స్ డే। రాహుల్ గాంధీస్ డే, అది ఇట్ ఇస్ రాహుల్ గాంధీస్ డే। ये पहली बार नहीं है जब बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है। इससे पहले शनिवार को भी केटी रामाराव ने राहुल गांधी को पप्पू कहा था। राहुल गांधी जो है इतिहास नहीं जानते हैं, बेचारे पप्पू है तो शायद इतिहास नहीं जानते हैं। तेलंगाना के चुनावी समर हर एक पार्टी और हर एक नेता अपने अपने हिसाब से राज्य का इतिहास और तरक्की के लिए किए गए कार्यों की परिभाषा गढ़ रहा है, लेकिन इस बार राहुल गांधी पर केटीआर के सीधे हमले ने सियासी तपिश बढ़ा दी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है और करप्शन के मुद्दे पर केसीआर सरकार को घेरने में जुटी है। तेलंगाना के मंत्री बोल रहे हैं 10 साल से हम लोग विपक्ष में हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार। मतलब ये है कि आपको बोलने भी कुछ नहीं लगता, सत्ता में वो है और आरोप कांग्रेस पर। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जाहिर है अब मतदान में ज्यादा वक्त नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर बीआरएस समेत दूसरे दलों के नेता तेलंगाना की 119 सीटों पर विजय ध्वज लहराने के लिए प्रचार की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। चुनावी मंच से महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने केसीआर सरकार की धरनी पोर्टल स्कीम का मुद्दा छेड़कर करप्शन वाली सियासत का नया चैप्टर खोल दिया है। आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, हमने भी कंप्यूटराइजेशन की बात की थी। हमने हैदराबाद बनाया, उनके कंप्यूटराइजेशन में वो धरनी पोर्टल लाते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे, मगर सच्चा लक्ष्य 20 लाख लोगों से जमीन छीनने का था। लाखों किसानों से जमीन छीनी और अपने मित्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी को उम्मीद है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी और शायद यही वजह है अब तक राज्य सरकार की स्कीम और कार्यों के बखान कर रही बीआरएस नेताओं की जबान अब कांग्रेस पर हमला बोल रही है। देखिए, राहुल गांधी जी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं, अच्छा है, मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके, हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। लेकिन उन्होंने जो भी बातें किए हैं कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की ज़रूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था।
जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीज़ें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है। दरअसल तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के सामने तिहरी चुनौती है। पहला, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरा, मौजूदा चुनाव में कांग्रेस को काफी मजबूत माना जा रहा है। और तीसरा, केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी की नजर भी हैदराबाद की कुर्सी पर है। बीआरएस और कांग्रेस ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। केसीआर सोच और अप्रोच दोनों से ही कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट सीधा बीआरएस को ही जाएगा। कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट यहां परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण को ही मजबूत करेगा। इसलिए बीआरएस के कुशासन का विकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी की कोशिश हर एक सीट पर मजबूत घेराबंदी करने की है, जिससे लगातार तीसरी बार जीत का दावा करने वाली बीआरएस की मुश्किल बढ़ सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियां केसीआर सरकार में करप्शन का मुद्दा उठा रही हैं। केसीआर सरकार में लागू की गई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आंकड़े गिना रही हैं। आरोप है कि जमीन की सौदेबाजी, रेत और शराब की खरीद फरोख्त में करोड़ों की घपलेबाजी की गई है। वहीं मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी सियासी तपिश बढ़ा रहा है। केसीआर ने वादा किया था और वादा खिलाफी की है, मगर केसीआर ने इसी क्षेत्र से भूमि कब्जाओ आंदोलन शुरू किया है। रेत हो, जहां भी पैसा बनता है वहां आपको केसीआर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिलेगा। दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपए का कट लेते हैं इनके एमएलए। 8000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है। रैली किसी भी जिले और शहर में हो, मंच बीजेपी का या फिर कांग्रेस का, जबान पर केसीआर सरकार में भ्रष्टाचार के किस्से हैं। भाइयों बहनों, सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। 15,500 करोड़ रुपए आपने एससी सब प्लान से डाइवर्ट किया। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। जय तेलंगाना। केसीआर सरकार पर तेलंगाना में लागू कई सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें रायतु बंधु योजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, धरनी पोर्टल स्कीम के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जमीन की सौदेबाजी, शराब और रेत की अवैध रूप से खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और लोगों की भूमि केसीआर के माफिया और एमएलए कब्जा कर अरबों खरबों रुपए का गबन करे हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद ये सारे भूमि घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे।
कांग्रेस और बीजेपी बीआरएस सरकार के बजाय केसीआर के परिवार को निशाना इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के परिवार के 2 और सदस्य सरकार में शामिल हैं। इनमें पहला नाम मुख्यमंत्री के बेटे केटी रामाराव का है, जबकि दूसरा नाम उनके भतीजे टी हरीश राव का है, जिन पर भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है। वहीं के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी सक्रिय राजनीति में है, जो कि तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं और उन पर दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आरोप लग चुके हैं, जिसे अब कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में मुद्दा बना रही हैं। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि तेलंगाना में भी मिनी व्यापम की शिकायत हमें वहां मिली थी। लाखों हमारे बेरोजगार तैयारी करके फॉर्म भरे थे, लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स में घपला हुआ, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, उसमें सामान्य छोटे लोग तो गिरफ्तार हुए, जो लोग मास्टरमाइंड थे वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। सिर्फ करप्शन ही नहीं, तेलंगाना की चुनावी बिसात पर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा हो चला है। वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व वाली राह पर धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी छेड़ दिया है। आरोप है कि वोट के लिए केसीआर सरकार ने संविधान का उल्लंघन कर धार्मिक आधार पर मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तेलंगाना में केसीआर सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसके पीछे केसीआर सरकार का तर्क है कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक आधार पर की गई है। लेकिन बीजेपी ने केसीआर सरकार के इस फैसले को धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत ठहराया है। आरक्षण को लेकर केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस घिरती नजर आ रही है। ऐसे में बीआरएस के साथ दिखाई दे रहे असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका दावा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। बीजेपी बोलती है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। बीजेपी झूठ बोलती है। तेलंगाना और आंध्रा में मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन मुसलमान की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनकी तालीमी समाजी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, हिंदुस्तान के आईन की आर्टिकल 15 की बुनियाद पर। कुल मिलाकर कहें तो तेलंगाना में करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही धार्मिक तुष्टीकरण का मुद्दा भी बड़ा है, जो 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग पर प्रभाव डाल सकता है।